गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो अविराज वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स के लेक्चर के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ाया था। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो किस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी सरफेस से उसके नॉर्मल के अलोंग कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर सकती है, वो उस सरफेस का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस अलोंग इट्स नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम डिफाइन करके चले तो देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस is the number of electric line of force passing through a surface along its normal। नॉर्मली किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं, वो उस सरफेस का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और अगर डिफाइन करके चलो तो आप बोल सकते हो इट इज दी डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? डॉट प्रोडक्ट। और इसको तुम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and area vector। किसी भी सरफेस से उसके नॉर्मल के लोग कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती है, वो उस सरफेस का कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या आप कह सकते हो कि ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका, और उस सरफेस का जो एरिया है उसका, एरिया वेक्टर का। तो वो उस सरफेस का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा फिजिक्स के अंदर डिनोट किया जाता है फाई से। इससे फाई से, फाई यू कैन से। तो फाई इज द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे एक नई चीज निकल करके आई क्या, कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है। क्या बोला मैंने? ये एरिया वेक्टर क्या होता है। अब तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक नई चीज निकल के आ गई, एरिया वेक्टर क्या होता है। और वैसे अगर मैथमेटिकली फ्लक्स को लिख के चले तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि सपोज करो ये एक सरफेस है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर, मैं आपको ये बात बता दूं, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा डायरेक्शन में होता है आउटवर्ड, और उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, अगर आपसे कोई बोले कि इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इस पे थंब रख करके देखिए, आपकी थंब की डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी कि इस सरफेस पे एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, बट उसकी डायरेक्शन क्या लेके चलोगे आप, आउटवर्ड लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? आउटवर्ड। तो जैसे इस डायग्राम में देखते हैं कि सपोज करो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, पूरी सरफेस है, इसका मैं एरिया कितना मान के चलता हूँ, ए मान के चलता हूँ। और इससे सपोज करो जो लाइंस पास कर रही हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, उनकी इंटेंसिटी है सपोज करो ई, और इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने एरिया वेक्टर के साथ सपोज करो कितना एंगल ट्रेस किया, थीटा। कितना एंगल ट्रेस किया? थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस एरिया के अलोंग एक कंपोनेंट होगा, +1 में आपने पढ़े होंगे हॉरिजॉन्टल और रिएक्टेंट कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो जिधर एंगल बनता है उधर हम कौन सा कंपोनेंट लेके चलते हैं, कोस का। तो इधर कंपोनेंट आ गया प्यारे बच्चों कोस थीटा। तो यही तो बोला है इस डेफिनेशन के अंदर कि नॉर्मल के अलोंग कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करती है, पास कर सकती है। देखिए यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा था जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी, ई। अब इस ई इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर और एक होगा इस एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में, इस नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यहाँ पे कंपोनेंट आया वो कितना है, ई कोस थीटा। तो इस पूरी सरफेस के एरिया का और इस ई कोस थीटा के कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट आएगा वही इस पूरी सरफेस का क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मींस यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये कंपोनेंट ई कोस थीटा और पूरी सरफेस का एरिया यू कैन से ए, और वेक्टर फॉर्म में रखना चाहो तो phi e यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर हैं उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो न्यू क्वांटिटी अपने को मिलती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो किसी भी सरफेस से फ्लक्स का मतलब होता है कि उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल में पास करनी है, और उसका मेजरमेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोल के चलते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक सरफेस से पास कर रही है उसके नॉर्मल के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो दो तरीके से आप लोग फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हो। या तो बोल सकते हो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस अलोंग इट्स नॉर्मल, और यहां से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही किसी सरफेस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मली होनी चाहिए, यानी कि उसके एरिया वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सरफेस का क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से काउंट कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। देखिए क्या सिचुएशन है, अगर इसको हम साफ करें। अब डिफरेंट कंडीशंस होंगी, जैसे कि सपोज करो आपके पास सर्कल है। क्या है, एक सर्कल। इस सर्कल का आपसे पूछे एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड। आपके पास सपोज करो एक स्फीयर है, आपसे कोई बोले कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड होगा। या सपोज करो जैसे हमने यहाँ पे सरफेस बनाई थी, कोई भी आपने सरफेस ले ली, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड होगा। इस कंप्लीट बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो अगर इससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो इन सारी सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। व्हाई, इस चीज को समझते हैं। तो सिचुएशन सिंपल है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है E A cos थीटा। अगर इमेजिन करो प्यारे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर निकल रही हैं, आउटवर्ड आ रही है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी कैसा है, आउटवर्ड है, तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एरिया वेक्टर या नॉर्मल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एक्चुअल में एंगल कितना ट्रेस हुआ, तो यहाँ पे एंगल ट्रेस रहेगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर आई थिंक रहेगा 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड और नॉर्मल भी क्या ले रहे हो आप, आउटवर्ड लेके चल रहे हो, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 0 डिग्री निकल करके आई। अगर बेटा ये हम यहाँ पे पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस का हो गया E into A, यानी कि ये क्रम कैसी आई, पॉजिटिव आई। और चलते हैं, अगर सपोज करो इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस एंट्री कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड थ्रू ऑफ दिस फ्रॉम द सरफेस, और एरिया वेक्टर किधर होता है, आउटवर्ड। अब सोच के देखो, एरिया इधर, लाइंस इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना ट्रेस हुआ, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी कितनी, 180 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के इनवर्ड हुआ और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो दोनों के बीच का जो एंगल ट्रेस होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और प्यारे बच्चों अगर ये 180 डिग्री आप यहाँ पे पुट करके चलो तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो अपना फ्लक्स की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, वो निकल करके आएगी आपके पास माइनस का E into A। और चलते हैं, अगर सपोज करो इसका एरिया वेक्टर है आउटवर्ड और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करें, जैसा कि मैं अपने हाथ से शो कर रहा हूं, ऐसे पास करें, तो सिंपल सी बात है एरिया वेक्टर आउटवर्ड, क्या बोला मैंने, एरिया वेक्टर आउटवर्ड आपकी तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई ऐसे, तो कितना एंगल ट्रेस हुआ दोनों के बीच में, 90 डिग्री। कितना ट्रेस हुआ, 90 डिग्री। तो अगला केस यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर एंगल बन जाए 90 डिग्री, लाइंस तो पास करें इस बोर्ड के ऐसे सरफेस के अलोंग, तो थीटा की वैल्यू होगी 90, और अगर आप यहाँ पे 90 पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, बट ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये 0 हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में 0 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल ट्रेस हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। मैक्सिमम सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बनता है, जब सारी की सारी लाइन सरफेस से क्या आती है, आउटवर्ड आती है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस एंट्री कर रही हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, नेगेटिव निकल करके आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का हम लोग को क्या करना है, फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होता है,
डॉट प्रोडक्ट करना होता है। अब आपसे कोई पूछे कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करोगे आप लोग, अगर आपको यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स निकालनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तुम लोग लिखते थे फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, और मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या होती थी न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट सबको पता है कितनी होती है मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है मेजरमेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और देखते हैं डायमेंशन भी हो सकता है, बिल्कुल जी, दो फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनल क्वांटिटीज है कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, तो उनका हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके डायमेंशन या फॉर्मूले की बात करें तो क्या निकल के आएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप लोग पुट करोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट। cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और +1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आप लोगों को इन दोनों के डायमेंशन पुट करने हैं। अब यहीं से देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, फोर्स के लिए mLt-2, एरिया के लिए L², वेरी गुड, सॉरी चार्ज के लिए AT, और अगर हम लोग पुट करें किसका एरिया का इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप पुट करोगे कितना L², तो जाहिर सी बात है डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया mL3T-3, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ए को ऊपर और लेके जाओ सॉरी, तो ये हो जाएगा A-1 mL3T-3 A-1, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कई बार एग्जाम के अंदर आया, कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम कि कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स आगे हम पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, दोनों में हमें डिफरेंस करना है, तो वो चलो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तब पढ़ाएंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए सबसे जो बड़ा गेम है वो इस एरिया का है कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो मैंने बताया कि अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं है, क्या बोला मैं, क्लोज सरफेस नहीं है, तो हमने 3-4 यहाँ पे शेप बनाई थी, एक तो अभी भी बनी हुई है, या भी बोर्ड का एग्जांपल ले सकते हो, ये क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या लेके चलना, हमेशा आउटवर्ड लेकर के चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सपोज करो अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, क्या बोला मैंने, एक क्लोज सरफेस है, तो एक क्लोज सरफेस के लिए क्लोज सरफेस के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक चौक का डिब्बा रखते हो, ऐसे क्यूब बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं कि क्यूब, ऐसे करते हो, कंपाउंड है ये, वॉल्यूम है इसके पास, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, क्लोज सरफेस बोल के चलोगे। तो इसका कितने फेज हुए अगर मैं आपसे पूछूं क्यूब के, एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, एक आगे और एक पीछे, तो आपको कोई बोले कि एरिया वेक्टर, तो यहाँ का एरिया वेक्टर इधर इनसाइड में भी हो सकता है, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर इनसाइड में भी हो सकता है, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर इनसाइड में भी हो सकता है, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर इनसाइड में भी हो सकता है, ऊपर वाले का आउटवर्ड इनवर्ड, पीछे वाले का इनवर्ड आउटवर्ड। इतनी इलेक्ट्रिक मतलब हर फेज का क्या आएगा, एरिया वेक्टर आएगा। लेकिन फ्लक्स निकालते टाइम आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेके चलना है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस केस में क्या लेके चलोगे, आउटवर्ड। जैसे कि एक सिलेंडर होता है, क्या होता है, एक सिलेंडर इस तरीके का, आपको बोले कि इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा, ऐसे होता है ना राउंड में सिलेंडर, तो ऐसे है तो आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, कहीं भी ले लो, आउटवर्ड इधर, आउटवर्ड ऊपर की तरफ, आउटवर्ड पीछे की तरफ जाओगे तो आउटवर्ड। तो हमेशा क्लोज सरफेस के एरिया के लिए आपको क्या चलना है, उसका एरिया वेक्टर निकालते टाइम आउटवर्ड लेना है। जैसे आपसे कोई बोले कि एक स्फीयर, क्या है, एक स्फीयर फुटबॉल टाइप, उसका एरिया वेक्टर कहीं पे भी ले लो, डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड, बट सरफेस पे क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर,
क्या रहेगा सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स निकालते टाइम अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो सिंपल है, आप आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेके चलोगे, लेकिन जहां क्लोज सरफेसेस होती हैं जिनके पास वॉल्यूम रहेगी उस सिचुएशन में हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेनी है, आउटवर्ड लेकर के चलनी है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन एरिया वेक्टर्स के लोग पास करेंगे वो इन सरफेसेस का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। सिंपल सा केस है। ओके, अब आगे अगर हमने पिछले एग्जांपल में जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ाई तो मैं बोला कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो सिंपल आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर सरफेसेस क्लोज नहीं है तो हमारे पास टर्म आ गया E cos थीटा। थीटा कितना होगा, A की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है, सब वैल्यूज अगर आप पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये उन सरफेसेस के लिए है जो क्लोज नहीं है, जिनके पास वॉल्यूम नहीं है। बट क्लोज सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो तो फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा गोस अंकल ने एक लॉ दिया जिसको गोस थ्योरम बोला गया। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक क्लोज सरफेस का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर सरफेसेस क्लोज नहीं है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ये वाली टर्म लेके चलते हैं, E cos थीटा। लेकिन अगर सरफेसेस क्लोज है तो गोस थ्योरम क्या बोलती है, वो इन सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के चलती है। कैसे, देखिए देखते हैं क्या गोस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी गोस थ्योरम, गास थ्योरम बोल सकते हो, ठीक है। तो गोस थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक सरफेस क्लोज है, देखिए एक बार मैं एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे कि सपोज करो ये एक सरफेस है और मैं यहां पे एक छोटा सा एरिया लेके चलता हूं, कितना, dA। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड सरफेस के इधर नॉर्मल के लोग, ये इलेक्ट्रिक लाइंस इसके अंदर से पास करेंगी जिनकी इंटेंसिटी कितनी है, E मान सकते हो, ये एंगल कितना है, थीटा। तो पीछे क्या किया था, अगर मैं तुमसे सिर्फ इस एरिया का क्या पूछूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछूं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा कितना, d∅। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया है तो आप लोग पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, एरिया की वैल्यू यहाँ पे A की बजाय क्या होगी, dA, इनटू में पुट करोगे क्या, cos थीटा। अगर हम लोग क्या करें, d∅ की वैल्यू निकालें तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डॉट प्रोडक्ट इसका एरिया का, स्मॉल एरिया स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हम लोग पूरी सरफेस का निकाले क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमें लिखना पड़ेगा कितना, फाई। अब मैं मान के चलता हूं कि इस पूरी सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, A। तो हम लोगों को फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ता, E डॉट A। तो एक्चुअली में ये आया कैसे, ये आया इन छोटे छोटे एरियाज को आपस में जोड़ करके, क्या करके इन एरियाज को आपस में, ऐसा यहाँ था यहाँ था यहाँ था यहाँ था यहाँ था, सबको ऐड कर दिया। और इस टर्म को आप लोग मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन किसके लिए हुआ है, एरिया को जोड़ने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, सरफेस इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्या आता, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता तो E डॉट dA, और सिंपल सी बात है पूरे का निकालो तो एरिया पुट कर दो उस पूरे का, E डॉट dA। तो एक्चुअली में हम ये सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रेशन इस टर्म का किया है। तो यहाँ एरिया भर करके कितना हो गया, A हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो पूरी सरफेस के लिए सेम है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन करके कंप्लीट सरफेस का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अब गोस चाचा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर सरफेस क्लोज हो, सरफेस क्या हो, क्लोज, तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आ जाता है 1/ε0 इनटू में इस पूरी सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, नई बात निकल करके आई। क्या बोला कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो गोस थ्योरम बोलती है कि क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो तभी होगा जब उस सरफेस के अंदर कोई क्या होगा, चार्ज होगा, और उस चार्ज से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। तो गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सरफेस क्लोज है, या तो एक सिलेंडर या फिर एक स्फीयर, या पीछे केस लिया था किसका, एक क्यूब का, इन सरफेसेस के अंदर गोस चाचा क्या बोलते हैं कि अगर इनके अंदर चार्ज हुआ तभी इनके अंदर क्या बन सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन सकता है। अगर इनके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इनका फ्लक्स कितना निकल करके आएगा, 0 निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा, 0। देखते हैं कैसे, ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। तो गोस थ्योरम क्या बोलती है, समझते हैं इस चीज को, पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि वो एक्चुअली में बोल क्यों रहा है ऐसा। तो गोस थ्योरम बोलती है, आप लिख सकते हो, नोट्स बनाना,
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, क्या बोला मैंने, एक क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो एक क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा, गॉस थ्योरम बोलती है ऑलवेज बी इक्वल टू दी 1 में E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। पहले ही बोला अगर उसके अंदर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, तो क्या बनेगा, उसके अंदर फ्लक्स बनेगा। तो बोला गया टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कौन सी सरफेस, क्लोज सरफेस। दैट मींस एक क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, 1 में एब्सोल्यूट नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनटू में क्या आएगा, टोटल चार्ज। ये तो बोला है, किसने बोला, गॉस थ्योरम ने अपनी मतलब स्टेटमेंट दी है। तो गॉस के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस का जो क्लोज सरफेस का, क्या बोला मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्लोज सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो प्यारे बच्चों कैसा निकल के आएगा, 1 में E टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। और देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या गॉस अपनी थ्योरम में बोलता है कि दिस सरफेस, थोड़ी देर पहले लिखा था, इंटीग्रेशन करके दिखाया था, दिस सरफेस इंटीग्रल किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज बी इक्वल टू, ऑलवेज बी इक्वल टू डी वन अपॉन E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। उस सरफेस के अंदर एक्चुअली में चार्ज कितना है। दैट मींस इस फ्लक्स को थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं E डॉट डी ए सरफेस एरिया, एस से भी तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए से भी, रामलाल श्यामलाल तुम्हारी मर्जी। E डॉट डी एस इक्वल टू आएगा 1 में E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो ये क्या था, सेकंड स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हो। तो या तो आप टोटल सरफेस का क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, या उसको सरफेस इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दोनों किसके इक्वल मिलेंगे, 1 में E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो ये स्टेटमेंट थी किसकी, गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालने की। लेकिन कौन सी सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना था, क्लोज सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये लिख तो दिया, लेकिन एक्चुअली में इसका प्रूव कैसे करें। तो प्रूव करने के लिए समझते हैं इसको, देखो ड्राइव करके, अगर आपने लिख दिया तो साफ करते हैं, ड्राइव करके देखते हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। हो सकता है कि गॉस ने झूठ मूठ में ऐसा लिख दिया हो। देखिए अगर प्रूफ दें हम इस चीज का, समझ लेगा। जैसे कि सपोज करो आपके पास क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, एक स्फीयर। स्फीयर भी क्लोज सरफेस के अंदर आता है। तो सिंपल सी बात है, मैं मान के चलता हूं कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितना है बेटा, सपोज करो r, और इसकी सरफेस के ऊपर सपोज करो हम एक छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं P। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस P पॉइंट पे या यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो, ये वाला, जिसका एरिया है सपोज करो कितना dA, मैं बोलूं कि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी बताया कि क्लोज सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर क्या है, आपको आउटवर्ड लेकर के चलना है। अब मैं मान के चलता हूं कि इस पूरे स्फीयर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज करो Q। अब ये Q कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन में क्या रहेगी, आउटवर्ड ही रहेगी। क्या रहेगी उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन, आउटवर्ड। देखिए अगर आपसे कोई बोले कि केवल और केवल इस सरफेस का क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो आप लोग लिख के चलोगे
डी फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का क्या किया आप लोगों ने, डॉट प्रोडक्ट किया। देखिए अगर आपसे कोई बोले कि पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो तो इस टर्म को आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। ये इंटीग्रेशन निकल कर क्या आएगा, सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा सा ना स्केलर कंडीशन में लेके आते हैं तो आप लिखोगे ई डी ए कोस थीटा, इसका सरफेस इंटीग्रेशन। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ जो एरिया है उस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एंगल कितना है, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसको यहाँ पे पुट कर दे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आ गया ई डी ए, इसका सरफेस इंटीग्रेशन। चलो जी वेरी गुड। और थोड़ा आगे देखो, डी फाई इज इक्वल टू, अगर इस ई को बाहर निकाल ले तो आपके पास केवल और केवल इस डी ए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और डी ए का इंटीग्रेशन मतलब पूरी सरफेस का एरिया, पूरी सरफेस का एरिया। और एक स्फीयर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब कई लोग बोलेंगे सर ये 4 पाई आर स्क्वायर कहां से आया, भैया इस डीए का इंटीग्रेशन किया तो कंप्लीट स्फीयर का एरिया बन गया, यानी कि इस डीए का इंटीग्रेशन तो आएगा ये, और ए की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस O पॉइंट से और P पॉइंट पे अगर तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो वैल्यू क्या निकल के आती, आप लोग पुट करते 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट चार्ज Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस r स्क्वायर। ओके, रेडियस अगर आपने r स्मॉल ली है तो ये हो गया r स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, ये निकल करके आई। उसको उठा करके क्या करो, इस पॉइंट के अंदर पुट कर दो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ये कितना निकल के आ गया, ये फ्लक्स निकल के आया हमारे पास है एक्चुअली में E की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट चार्ज Q अपॉन r स्क्वायर इनटू ये एरिया पुट कर दो 4 पाई r स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या वैल्यू आया कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल आ गया 1/v टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। यही तो बोला था गोस्ट ने अपने लॉ के अंदर। तो गोस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट यही थी, प्रूव किया हमने, वहां तक पहुंच गए। फिर से रिपीट करते हैं। अगर हमने क्लोज सरफेस ली, यहाँ पे हमने स्फीयर की फॉर्म में क्लोज सरफेस ली जिसकी रेडियस कितनी है r, उसकी सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का वहां पे डॉट प्रोडक्ट करना। बट यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड थी और यहाँ का ये एरिया भी आउटवर्ड था, तो दोनों में एंगल कितना बना, 0 डिग्री का। तो ये cos 0 1 होता है, इसलिए E डॉट dA करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो पूरी सरफेस का फ्लक्स, E की वैल्यू बाहर आई, dA का इंटीग्रेशन सरफेस का एरिया, दैट मींस 4 पाई r स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है 1/4 पाई नॉट Q बाई r स्क्वायर। और इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे तो अपने पास टर्म निकल के आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट सरफेस का क्या होगा, 1/v0 टाइम्स इनटू चार्ज। बट ये चार्ज कहाँ है, इस सरफेस के अंदर है, बाहर होता तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता। ओके, तो हमने एक्चुअली में क्या किया है, हमने किया है सरफेस इंटीग्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और लास्ट में ये इंटीग्रेशन किया तो ये किसके इक्वल आया, 1/e0 इनटू में चार्ज कितना Q, तो 1/में एब्सोल्यूट नॉट इनटू में चार्ज कितना पुट कर दिया आप लोगों ने, Q। तो गॉस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट या ये निकल के आया मैथमेटिकल टर्म किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की। बट फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ अप्लाई कब होगी, जब सरफेसेस क्या होंगी, क्लोज। 2-3 एग्जांपल मैंने आप सब लोगों के सामने रखे थे। क्यूब है, उसके अंदर चार्ज है, फ्लक्स बन जाएगा। एक सिलेंडर है, उसके अंदर चार्ज है, उसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। एक स्फीयर है, उसके अंदर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्यूबॉइड है, जैसे आपका रूम का साइज है, रूम के अंदर कोई चार्ज होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये सिचुएशंस आती हैं कि जहां जहां सरफेसेस क्लोज होंगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम पुट करेंगे। तो गॉस लॉ के साथ लेकर के हम लोग क्लोज सरफेसेस का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।